नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस श्रृंखला का नाम है सफलता सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम उन लोगों से आपको रूबरू कराएंगे जो शैक्षिक रूप से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए सफलता अर्जित किए हैं, अर्थात नौकरी की प्राप्ति किए हैं, या किसी भी क्षेत्र में अगर वो सफल हैं तो उनके अनुभवों से मैं आपको रूबरू कराऊँगा। तो आज इस सीरीज में पहले एपिसोड में हमारे साथ DRDO में सहायक वैज्ञानिक के पद पर चयनित श्री रविशंकर शुक्ला जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में। धन्यवाद धनंजय सर। रवि जी के अनुभव से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उससे पहले इनका एक सामान्य परिचय हो जाए। तो रवि जी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सामान्य परिचय के अंतर्गत जो आपका शैक्षिक उपलब्धि है और उसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सम्मिलित हो, तो आप अपना सामान्य परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रविशंकर शुक्ल है। मैंने कक्षा 10 सेंट जेवियर्स हाई स्कूल रावर्सगंज से उत्तीर्ण किया है और उसके बाद क्लास 12 के लिए मैंने प्रकाश जीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है। और क्लास आगे की जो मेरी डिप्लोमा की शिक्षा दीक्षा हुई है चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली से हुई है। और उसके सन मैं 2015 का पास आउट हूँ डिप्लोमा। और मेरे पिता, एक मैं साधारण किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे इस जर्नी में मेरे माता पिता तथा मेरे शिक्षक और गुरुजनों का बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। रवि जी, अगर हम तैयारी की बात करें तो 2015 में आप पास आउट हुए, तो 2015 से ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं जॉब स्टार्ट किए, डायरेक्ट तैयारी में आए, या कहीं आप जॉब भी किए हैं? जी नहीं सर, मैं कोई जॉब नहीं किया हूँ। मैं बीच में यहीं DDK इलाहाबाद से मैंने 1 साल अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ है। और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली तैयारी के फेज से ही 2015 नवंबर 2015 से अगर हम बात करें इस तैयारी के दौरान संघर्ष का, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार का आपका संघर्ष रहा, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित की? शुरुआत में तो कुछ ऐसा संघर्ष मुझे याद है नहीं, लेकिन एक होता है कि मेरे आसपास मेरे मतलब कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मतलब कि वहाँ पे तमाम जो मेरे जानने पहचान में लोग हैं वो JEE SDO इन्हीं सब पोस्टों में पहले से ही कार्यरत थे। तो मुझे उनको देखकर अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि मैं भी इस फील्ड में अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को एक लेवल आगे बढ़ाऊं। और फिर इसके लिए मैं अपने जो मेरे सहयोगी लोग थे, जैसे मेरे मामा जी और अन्य लोग मेरे जो आसपास थे, तो मैं उनसे गाइडलाइन पूछा कि कैसे ये मैं संभव कर सकता हूँ अपने तैयारी के लिए, इस लेवल तक पहुँचने के लिए, JEE के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रयागराज में अच्छा माहौल है, वहाँ पे कोचिंग भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाओ, एक वहाँ पे माहौल मिलेगा। तो मैं उसके ही तलाश में मैं यहाँ पे प्रयागराज में आया। तो शुरुआत में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला अच्छा। फिर उसके बाद मैं लगभग शुरुआत में सन 2018 तक JEE के सारे मैं फॉर्म भरता भी था और एग्ज़ाम भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाता था, लेकिन मुझे कोई मतलब कि उसमें मनोवांछित मतलब जितना डिजायरेबल सफलता होती थी मुझे मिल नहीं पाती थी। तो फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया। मैं नॉन टेक की तरफ अपना पूरा जो भी फोकस था उस तरफ अपने आप को इंक्लाइन कर दिया। फिर उसमें क्या होता है कि आती है सन 2018 में वैकेंसी बल्क में ALP की। तो मैं सोचा कि ALP की वजह में तो इतने बहुत ढेर सारी सीटें हैं, तो मेरा तो ज़रूर हो जाना चाहिए। और नॉन टेक में पढ़ भी रहा था। मैंने सारे लेवल को एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन अंतिम में जब फाइनल कट ऑफ आती है तो मैं लगभग 1.25 नंबर से, मतलब मैं स्टैंड बाई मोड में भी नहीं आ सका। तो वो मेरे लिए 2.5 साल का जो पीरियड था, तो मेरा पूरा का पूरा टाइम भी 2.5 साल चला गया और मुझे एक बहुत बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन असफलता जीवन में केवल एक आपको और आपकी पर्सनालिटी को और कांकर करने के लिए आती है। तो मैं उस असफलता को अपना मतलब स्ट्रेंथ बनाया और उसने मुझे क्या काम कर दिया कि मेरा जो नॉन टेक वाला पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया। फिर मैं क्या काम किया कि फिर बीच में मैं फिर से JEE के तरफ अपने आप को शिफ्ट किया। तो बीच में आ गया कोविड। तो कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा। वो तो जैसे लगा था कि सारी मेरी उम्मीदों के ऊपर ही पानी फेर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे मतलब कि सच पूछिए तो मेरे इस जर्नी के मेरे द्रोणाचार्य समान मेरे सम्मानित रणधीर प्रताप सर
का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है मेरी इस जर्नी में। मैं उनसे पर्सनली मैं फ़ोन से बात किया, मैं कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने पूरा जो भी कहा कि अरे आओ कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो हो जाएगा। तो फिर मैं पूरा का पूरा मतलब कि मैं अपने आप को पूरा जेई के लिए ही 100% समर्पण की भावना से मैं मतलब सोच लिया था कि मैं अब चाहे अब कुछ हो जाए, अब आर या पार, अब जेई ही अब की बार आखिरी बार। तो मैं इसी लक्ष्य के साथ, इसी हार्ड वर्किंग और डिटर्मिनेशन के साथ जेई के लिए मैं सेकेंड इनिंग स्टार्ट किया अपनी। और मेरी ये जो सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई। और फिर मैंने सर के ही मार्गदर्शन में पूरी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और मुझे मनवांछित जो भी है रिस्पांस मुझे बैक टू बैक मिले। जैसे ही मेरा सिलेबस ख़त्म होता है 15 जुलाई 2022 को, क्योंकि बीच में फिर से एक बार कोविड का आता है, लहर आया, 4 महीने के लिए मेरी फिर कोचिंग बंद हो गई। लेकिन मैं सर से ही बराबर में जुटा रहा, सर के साथ मैं लगा रहा सर के साथ। और मेरे इस पूरे जर्नी में रणधीर प्रताप सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी प्रयागराज में कोचिंग टेक्निकल विजन क्लासेस के नाम से क्लास चलती है। उनका यूट्यूब पे भी कंटेंट अवेलेबल है, साथ में ऐप पर भी अवेलेबल है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना अच्छा एक डिसाइड, पहले तो हमारे अगर किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, तो हाउ ऑटोमेटिकली निकल के चला आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब मैंने सेकेंड इनिंग स्टार्ट किया तो मेरा वाई क्लियर था कि मुझे बनना है तो अब जेई ही बनना है। तो इसमें मैंने मतलब कि अपना पूरा एकदम जितना सर बताते थे डे बाय डे मैं सारे क्वेश्चन करता। और जब कंप्लीट करते थे मुझे मतलब मैं किसी से कंपटीशन ही नहीं करता था, मेरा था कि मुझे अपने से कंपटीशन करना है। जैसे अगर सर ने अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो अगर वो मुझसे अगर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी अगर उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लास में कोई बच्चा हाथ अगर उठाए या ना उठाए उसमें मेरा हाथ उठना चाहिए। मेरा मतलब ये टारगेट था, मैं किसी से कंपटीशन ही नहीं किया। और मुझे जब मैं सेकेंड इनिंग स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया। मेरा एक फ्रेंड है अनीश, वो भी यूपी पीसीएल के पद पे चयनित हुआ है, जेई के पद पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 6 साल बाद पोस्ट आई। और वो मतलब अभी मतलब कि उसकी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उसने बैक टू बैक मतलब एग्ज़ाम क्लियर किए। और पहले ही मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छे तो टीचर मिल ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपका एटमॉस्फेयर, कि आप किस माहौल में रहते हैं। अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो आपका जो वातावरण होला हो वो जेई वाले ही बच्चों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जेई वाले हैं, आपके वनडे एग्ज़ाम के भी जो एसएससी और अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो मन में थोड़ा सा वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने मार्ग से विचलित करते हैं। तो मेरा पूरा था कि मुझे जेई वाले ही ग्रुप में अपने आप को समेट दिया, मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और मैं क्या काम किया कि मैं जितना सर पढ़ाते थे, जो भी वो क्लास नोट्स पढ़ाते थे, मैं केवल उसी के ऊपर फोकस था, मैं अन्य कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी लिमिट कम थी। मैं 25 क्रॉस कर गया था, तो जितना NPCIL जो अब आ रहे हैं NPCIL बार्क में, उसके लिए बाहर हो गया था। तो मेरे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी, DRDO चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए, क्योंकि मैं समझ लिया था कि जो भी अब एक बार मुझे मौका मिलेगा दोबारा नहीं मौका मिलने वाला। तो अपॉर्चुनिटी चाहे किसी भी प्रकार की, तो मेरे लिए सीट मैटर ही नहीं करती थी कि 1 सीट आए 2 सीट आए। मैं केवल ये था कि मुझे बेस्ट देना है अपना, और बिना प्रेशर के, क्योंकि मुझे मज़ा लगाने, क्योंकि सर जो कंटेंट देते थे वो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी के प्रिंसिपल पर देते थे। मतलब उसमें कुछ आपको याद करना ही नहीं है, मतलब एक चीज़, हाँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कोरिलेट करके उनका पढ़ाने का तरीका वो इतना, मतलब कि अगर वो 2.5 से 3 घंटे अगर वो क्लास लेते थे तो आदमी का माइंड एकदम फ्रीज हो जाता था। कहने का मतलब केवल उन्हीं के ऊपर ही आदमी फोकस कर लेता था, और इधर उधर सारी जितना भी मन में तमाम चलते रहते हैं ख्याल, वो सारे बंद हो जाते थे। मतलब एज ए मतलब आदमी फ्रीज हो जाता था, और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस लेवल पे लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है नहीं, मेरे जो गुरु श्री रणधीर प्रताप सर हैं उनका अहम योगदान है। अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ, सिलेक्शन वाले डायरी में अगर मेरा नाम है सिलेक्शन वाले लिस्ट में, तो सारा का सारा उन्हीं का योगदान है। भाई बस उन्होंने जो गाइड किया, मैं बस सिर्फ उसी को। अगर हम बात करें तैयारी के दौरान आपकी दिनचर्या की, तो आपकी दिनचर्या क्या होती थी तैयारी के दौरान? मैं देखिए, मेरी दिनचर्या, मैं 11 बजे रात में सो जाता था, 5 बजे मैं सुबह उठ जाता था। 5 बजे सुबह जैसे ही मैं उठता था तो मैं एक स्टडी IQ पे एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चलता है जो गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं, तो मैं उठते ही पहले उस चैनल को मैं फॉलो किया था। तो मैं उसके जो डेली वाले आते थे करंट अफेयर्स के वीडियो, मैं उसको देख लेता था। उससे ये होता था कि मेरी नींद खुल जाती थी। 25-20 मिनट का वीडियो आता था, तो मैं फिर उसके बाद अपना जो 7 बजे मेरी कोचिंग रहा करती थी, तो 7 से 10 मैं कोचिंग में
अपना समय देता था। फिर बीच में वही गया जो सर पढ़ाते थे, 1-2 घंटे उसको रिवाइज किया, फिर खाना वाना खाया, फिर थोड़ी सी नैप लिया आधे घंटे 1 घंटे की। फिर 3 बजे मेरी क्लास होती थी, 3 से 7 बजे तक की क्लास होती थी, तो मैं फिर क्लास में आ जाता था। फिर मेरा मतलब यही डेली रूटीन होता था कि मुझे कंटिन्यूसली नोट्स और अपना। अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण भाव से आप लगे थे, तो आप कितने घंटे देते थे? क्योंकि अक्सर तैयारी के दौरान ये छात्रों का रुझान रहता है, वो जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि आखिर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमने निर्धारित किया है, तो कम से कम कितना घंटा दिया जाए पढ़ाई के दौरान कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया जा सके। तो आपका जो समय सीमा था प्रत्येक दिन के हिसाब से कितने घंटे का था? सर मैं स्पेशली मैं घंटे में बिलीव नहीं करता, मैं डेली टारगेट बेसिस में मैं तैयारी करता था, क्योंकि टारगेट अगर आपके दिमाग में होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। मुझे ये होता था कि आज मुझे ये मेजरमेंट के या बेसिक इलेक्ट्रिकल के इतने टॉपिक कवर करने हैं, तो चाहे 4 घंटे लगें चाहे 6 घंटे लगें, जब तक अच्छे से मेरे कवर नहीं हो जाते तो तब तक मैं किसी अन्य टॉपिक पे मैं स्विच नहीं करता था। और यही सिलसिला मेरे साथ नॉन टेक में भी था, क्योंकि अगर जेई बनना है तो आपके पास नॉन टेक अबव एवरेज लेवल का होना चाहिए। अगर 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं क्वेश्चन नॉन टेक के, तो आपका कम से कम उसमें 40 क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए एक्यूरेसी के साथ। आप बता रहे थे कि दूसरी दरमियान जब आपने जेई की ओर रुख किया, तो इससे ऐसा क्या समस्या था कि पहली बार आपको क्यों ऐसा लगा कि जेई की तैयारी छोड़ के मुझे नाट्य की तरफ जाना चाहिए? क्या आत्मविश्वास की कमी थी, या परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं बन रही थी, या ऐसा था कि टेक्निकल का वैकेंसी आ ही नहीं रहा था? क्या कारण था कि आप बीच में टेक्निकल को स्टॉप करके नॉन टेक की तरफ आप रुख किए? इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे गाइडलाइन की कमी थी। जैसे मुझे कोई बुक बता देता, सजेस्ट कर देता, तो मैं उस बुक को तुरंत लाता मार्केट से, मैं उसको लगता पढ़ने। उसमें मेरी ही गलतियाँ थी, क्योंकि मैंने एक बुक को 10 बार पढ़ने के अपेक्षा मैंने 10 बुकों को एक बार पढ़ना प्रीफर किया। तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी कि मैं एग्ज़ाम के डिमांड को मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न से मैं वाकिफ़ नहीं था। पैटर्न से वाकिफ़ होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अहम योगदान देते हैं इस तैयारी में, किसी भी तैयारी में, और सिलेबस पे मेरा कमांड नहीं था। तो फिर जब मैं दोबारा जब उसी टाइम आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी, तो मैं आरआरबी जेई के उसमें बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज वे में उसके सिलेबस मेंशन थे, तो मैं सारे सिलेबस को मैं लगा पढ़ने। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे नोट्स यूट्यूब के माध्यम से भी मेरे बने थे, लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे, तो उससे मुझे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। तो मैं बीच में गिव अप कर दिया कि मुझसे तो जेई हो नहीं पाएगा। लेकिन बीच में परिस्थितियाँ बनी कोविड काल वाली, तो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, तो फिर से मैं वही सर से मिला और अपने डिजायर्ड। अगर बात करें कि जो लोग भी लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं ताकि वो कम समय में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, तो आप जो है कि एक प्रारूप बताइए ताकि जो भी आगामी भविष्य में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी हैं वो अपने आप को आपके अनुभव से सीख लेते हुए, आपके पथ प्रदर्शन पर चलते हुए, दिशा निर्देशन को प्राप्त करते हुए वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। देखिए, अगर आपको किसी भी जेई एग्ज़ाम में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिसमें केवल टेक्निकल आते हैं, जैसे इसरो हुआ तो उसमें केवल टेक्निकल का वेटेज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का वेटेज रहता है। अगर 70% टेक्निकल आएगा तो 30% आपके नॉन टेक क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी लेकर चलना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि टेक्निकल का एक सैचुरेशन वाला पॉइंट आता है कि अगर आपका अगर 70 क्वेश्चन 100 में सही हो रहा है तो बगल वाले का भी 70 सही होगा, और बहुत ज़्यादा अगर आपने मेहनत किया तो 72-75 इतना ही सही होगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको अधिक से अधिक मार्क्स चाहिए, तो वो आपको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए नॉन टेक आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो आपको डेली बेसिस पे आपको करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को भी बराबर वेटेज देना है। ज़्यादा नहीं, कम से कम अगर आपके सारे सिलेबस अगर जो भी उसमें दिए हैं, बेसिक लेवल के मैथ, बेसिक लेवल की रीजनिंग, अगर आपके वो वाइंड अप हैं कहीं ना यूट्यूब के माध्यम से, अगर आपने कहीं से अगर कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो फिर आप कहीं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिकली एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस के क्वेश्चन को आप बारी बारी से करते चले जाइए। और उसमें जो है कि 25-25 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। अगर आप एक दिन में अगर एक सेट मारते हैं तो आपका मैथ भी उसमें आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी और जीके जीएस भी आ जाएगी। और उसमें आपको केवल सेट नहीं मारना है, उसका एनालिसिस करना है। अगर आप डे बाई डे अगर कम से कम आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हैं, अगर आप
केवल प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी जेई लेवल एग्जाम में जाएंगे तो बड़े आराम से आपके अधिक से अधिक, हाँ, ये हुआ नॉन टेक के लिए। और टेक्निकल के लिए मैं ये बता दूं कि कोई भी अगर एक बुक अगर प्रीवियस ईयर की है, जैसे मैं तो फॉलो किया था जेबी गुप्ता को, और जेबी गुप्ता इसलिए क्योंकि उसमें जो भी मैटर हैं क्वेश्चन के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, तो उसमें जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से अपने उसको समझ सकते हैं और कम टाइम में प्रैक्टिस के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस जो भी टॉपर्स हैं उनके आंसर की को देख के अपने एनालिसिस करनी चाहिए। और किसी भी एग्ज़ाम का ये कोई टू दी पॉइंट शॉर्टकट नहीं है कि मैं 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो पेपर के पैटर्न को ही के माध्यम से आदमी का कटाव जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। और किसी भी एग्ज़ाम में सर्वाइव करने के लिए आपके पास 4P होना चाहिए। पहली बात पंचुअलिटी, फिर उसके बाद परसिस्टेंट, फिर परज्यूरेंस, फिर पेशेंस। जो आदमी सबसे अधिक इसमें डिमेरिट होती है, पेशेंस की कमी होती है। और अगर आप गिव अप मार दिए तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है। आज आपके लेवल का पेपर आया, कल नहीं आएगा, तो उससे हताश नहीं होना है। हर असफलता से आपको सीख लेनी है और अपनी असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना। तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा विकल्प तैयार करना चाहिए? क्योंकि अक्सर होता है कि 5 साल 6 साल अगर आप लगातार तैयारी में हैं तो डिमोटिवेशन तो आ ही जाता है, आदमी इतना हतोत्साहित हो जाता है कि कभी कभी ख्याल आने लगते हैं कि अब छोड़ के मुझे दूसरा कोई रास्ता चुनना चाहिए। तो क्या इस प्रकार के ख्यालात आपके भी दिमाग में आ रहे थे? ये तो जेन्युइन नेचर है, ये तो हर व्यक्ति के माइंड में चलते हैं थॉट प्रोसेस की। हर दूसरे दिन ऐसा ख्याल आता था कि गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में अपने आप को आप कैसे संयोजित करते थे? तो मैं इस परिस्थिति के लिए मैं बता दूं, मैं घर पे मैं अपने मम्मी पापा से और अपने जो खास दोस्त हैं जैसे संजय यादव हुआ, और भी जैसे मेरे जो सेलेक्टेड दोस्त हैं, जय हिंद DRDO में सेलेक्टेड है, भानु सर BSNL में सेलेक्टेड हैं, और इसी प्रकार अन्य मेरे दोस्त, सत्यम नाम का एक मेरा दोस्त है DMRC में सेलेक्टेड। तो मैं जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से मैं बात कर लेता था तो वो बोलते थे यार ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है, ये आना स्वाभाविक सी बात है, बस तुम पढ़ते चले जाओ, एक न एक दिन तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है और आपके चैनल का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि जो आपने समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम का जो रिव्यू करके दे देते थे, तो वो भी हर एग्ज़ाम के लिए मेरे बेनिफिशियल रहता था। चलिए रवि जी के साथ जो है कि आज हमने वार्ता आगे बढ़ाया, इसी क्रम में ये सिलसिला जारी रहेगा। इस परिवार को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं भी सर जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं DRDO में, मैं उनको अपने दिल से काफ़ी धन्यवाद देता हूं कि एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में करने का आपको मौका मिला। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ मैं यूपी मेट्रो में भी सेलेक्टेड हूं, मैं NPCIL रावत भाटा में भी इंटरव्यू फेस किया हूं, और मेरे इसमें पूरी सफलता में मेरे प्रिय गुरुदेव श्री रणधीर प्रताप सर का अहम योगदान रहा। चलिए रवि जी, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।